मैं जब ब्याह कर आई थी तो उस वक्त मेरी उम्र 19 साल और मेरे पति अमर की उम्र 24 साल के आसपास थी। मैं उम्र के उस दौरे में थी जहां लड़कियां सपनों की एक अनोखी दुनिया में खोई रहती है। पढ़ना लिखना घूमना फिरना हल्के फुल्के घरेलू काम कर देना, वो भी माँ ज्यादा जोर देती है तब, वरना सहेलियों के साथ गप्पे मारना यही काम होता है। मुझसे छोटी दो बहनें और थी, इसलिए पापा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। जब मैं ससुराल आई तो देखा कि छोटे से कस्बे में 5 कमरे वाले घर में काफी चहल पहल रहती थी। मेरा सारा दिन घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते बीत जाता था। छोटा देवर आंसू बहुत ही शैतान था। घर में सबसे छोटा होने के कारण सबके लाड प्यार में एकदम जिद्दी बन गया था। स्कूल से आते ही सारा सामान पूरे घर में फैला कर रख देता था। कपड़े कहीं फेंकता, मोजे कहीं तो स्कूल बैग कहीं और। मेरी दोनों ननंदों अंजू और मंजू के पहले वो घर आ जाता। आते ही फरमाइशों का दौर शुरू हो जाता था। खाने में उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। दाल चावल सब्जी रायता सभी थाली में छोड़ रूठ कर सो जाती थी। पता नहीं कैसा खाना चाहती थी वो। माँ जी भी उसी के इन आदतों से काफी परेशान रहती थी। मैं कहना चाहती थी कि आपने ही उसकी आदतों को बिगाड़ करके रख दिया है, पर कह नहीं पाती थी। मालूम था कि माँ जी नाराज हो जाएगी। एक बार अमर ने कह दिया था तो कई दिनों तक घर का माहौल अशांत बना रहा। आंसू उनका बहुत ही दुलारा था। अमर के दो दो साल के अंतर पर आजू और मंजू का जन्म हुआ था। माँ जी को एक और बेटे की चाह थी ताकि अमर के साथ उसका भी भाई का जोड़ा बन जाए। ये बातें बाबूजी के मुंह से माँ जी पर गुस्सा होने के समय जाहिर हो गई थी। अमर और आंसू में 14 साल का अंतर था। दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अमर बहुत ही शांत स्वभाव के थे और आंसू उग्र मुंहफट और जिद्दी लड़का था। माँ बाबूजी के बार बार जुबान लड़ाता था, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देता था। आंसू को बिगाड़ने में सब ने बड़ा हाथ माँ जी का था। घर में जो कुछ बनता सभी को पसंद आता। कभी कभी की बात है, मगर आंसू की पसंद ही कुछ और होती थी। माँ जी वैसे तो रसोई में झांकती भी नहीं थी, पर आंसू की पसंद का खाना रोज अलग से खुद बनाती थी। इसलिए उसे अपनी जिद मनवाने की आदत सी हो गई थी। अमर की शादी जल्दी करवा दी गई क्योंकि अमर को बाबूजी का बिजनेस संभालना था और माँ जी को बहू के रूप में एक सहयोगी चाहिए था। जरूरत महसूस होने लगी थी बहू का। और ब्याह कर में इस घर में जब आई, उम्र का वो ऐसा दौर था जब थकान का नाम ही नहीं था। एक घरेलू लड़की की तरह पूरे घर का काम मैंने संभाल लिया था। सभी की तारीफें सुन उत्साह में बस काम ही काम के बारे में सोचती रही। कभी अपनी खुशियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसी का खमियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। माँ जी कई कई महीने मेरे ऊपर सारा घर छोड़कर बाहर अपने मायके या रिश्तेदारों के यहाँ रहती थी। अंजू और मंजू के एग्जाम भी शुरू हो गए थे, पर माँ जी अभी तक लौट कर नहीं आई थी। कभी नानी जी बीमार तो कभी मामा जी के बेटे को खांसी जुकाम। अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर दूसरों का घर संभालना चली जाती थी। भला कहाँ की यह अक्लमंदी है। बाबूजी बहुत गुस्सा रहते थे। उनको फोन पर ही काफी कुछ सुना डालते थे, पर माँ जी को जब आना होता वो तभी आती थी। इस उम्र में भी माँ जी महीनों मायके में गुजार रहती थी। बच्चों को साथ ले जाकर जाना चाहिए उनको। उन्हें पसंद नहीं ये सब। पूरी आजादी से रहती थी। उनकी घर गृहस्थी बढ़िया चलती रहती। मैं महीने मायके जाने की तरसती रहती थी। मेरे जाने से घर में सभी को असुविधा हो जाती थी। किसी को भी महसूस नहीं होता है कि मेरी भी इस घर चूल्हे चौकी से मन ऊब जाता होगा। यहाँ तक कि अमर भी मेरी भावनाओं को नहीं समझते थे। जब भी मैं मायके जाने की बात करती, कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे रोक ही देते थे। कभी मंजू अंजू का एग्जाम तो कभी आंसू का कौन देखभाल करेगा, माँ जी भी नहीं है। जब माँ जी आ जाती तो माँ क्या सोचेगी, अभी अभी कल ही तो आई है माँ, कुछ दिन तो गुजरने दो, जैसे बहाने शुरू कर देते। मैं तड़प कर रह जाती थी पर कुछ नहीं कह पाती थी। मई जून की छुट्टियों में भैया ने शिमला घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया। भैया ने मुझे भी अपने साथ ले जाने के लिए मेरे ससुर जी को फोन कर दिया। 15 दिन का प्रोग्राम था। पता लगते ही घर में जैसे
मातम छा गया था। माँ जी एकदम से उखड़ गई। अपना प्रोग्राम बता दिया, हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मैं बुढ़िया इतने दिनों तक अकेले कैसे पूरा घर संभालूंगी। गुस्से से भर कर मुझसे कहने लगी, तू अपने भाई से बोल देना, इस तरह आना जाना हम पसंद नहीं करते हैं। हमें जब सुविधा होगी तभी तो भेज पाएंगे। तो आप ही मना कर दीजिए, अगर आपका मन नहीं है तो। मैंने भी थोड़ी नाराजगी भरे स्वर में कह ही दिया था अपनी सासू माँ को। कह तो ऐसे रही थी जैसे हमारे मना करने से मान जाएगी। लगता है पहले ही भाई बहन की बात हो गई होगी। माँ जी ने तीखे स्वर में कहा, किसका मन नहीं करता होगा कि मायके जाने का। यहाँ तो महीने हो जाते हैं, अपने आप तो कोई कभी कहता ही नहीं है कि भैया। कभी बुलाते हैं तो घर में तूफान खड़ा हो जाता है। घर में एक नौकरानी के चले जाने से सारा काम रुक तो जाता है, वरना मुझसे इतना प्यार किससे है। मैं भी गुस्से में कह गई। अमर भी कहने लगा, अच्छा तो तुम्हारे भैया का फोन आया, घर में तनाव फैल गया कैसे? तो आप भी यही सोचना चाहते हैं कि कोई भी मुझे ना बुलाए और ना ही मैं इस घर से बाहर कदम रखूं। बंधुआ मजदूर जैसी पूरी जिंदगी इसी तरह दिन रात चूल्हे चौकी में पिसती रहूं मैं? मुझे भी चैन की फुर्सत हो सकती है क्या? यह कोई भी नहीं सोचता। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आंसू देखते ही अमर मुझे समझाने लगे, तुमने घर को इतनी अच्छी तरह से संभाल लिया है कि सभी को तुमसे उम्मीद हो गई है। तुम्हारे जाने के बाद ना तो समय पर नाश्ता मिलेगा, ना रात को ढंग का खाना। माँ से कुछ कह भी नहीं सकता, हर समय नाराज सी रहती रह। काम का लोड जो ज्यादा हो जाता है उन पर। तुम्हारे जाने के बाद वे किचन में कम ही जाती है। सुबह मुझे बताना था कि हमारा क्या प्रोग्राम बना है, भैया लेने आएंगे या इधर से कोई मुझे छोड़ने जाएगा। कितनी बार कहा, सीधे ट्रेन है लखनऊ की, मैं चली जाऊंगी, वहां भैया लेने आ जाएंगे। पर कोई जाने ही नहीं देता। कहीं अकेले आना जाना सीख ली गई होगी तो जल्दी जल्दी ना जाने दूंगी। सुबह हिम्मत करके बाबूजी के साथ जाकर अमर ने माँ जी से बात की। जाने भी दो माँ, कुछ ही दिनों की तो बात है। अंजू मंजू हैं, काम वाली हैं, सब काम हो जाएगा। आप ज्यादा टेंशन मत लो माँ। अमर बहुत ही कम बोलते थे। पत्नी की तरफ से बोलते देख माँ जी को गुस्सा आ गया। बड़ा आया पत्नी की तरफदारी करने वाला। मैंने क्या मना किया है? उनका प्रोग्राम पक्का है। कौन सा मेरे रोकने से और रुकने वाली है? तुझे जाना हो तो तू भी चला जा, देखती हूँ कौन सा काम यहाँ रुक जाएगा। माँ जी ने यह कहकर धीरे से कहा, जोरू का गुलाम है कहीं का क्या? धीरे से कहे गए इन शब्दों को अमर ने सुन लिया था। उनका मूड खराब हो गया। बिना नाश्ता किए ही घर से चले गए थे वे अपना ऑफिस। संडे की सुबह भैया ने फोन करने को कहा था। सभी लोग घर पर ही थे। भैया ने फोन किया। रिंग पर रिंग बजे जा रही थी पर कोई नहीं उठाया। आखिरकार बाबूजी ने फोन उठाया। मेरे और अमर के जाने का प्रोग्राम पक्का कर दिया गया और दिन भी बता दिया। माँ जी का चेहरा देखने लायक था। बाबूजी इस घर के बड़े थे। आखिरी फैसला उन्हीं ने सोच समझ कर लेना था। जिद्दी पत्नी से वे ज्यादा नहीं उलझते थे ताकि घर में शांति बने रहे। माँ जी बाबूजी पर काफी बिगड़ी पर बाबूजी चुपचाप रहे। सभी काम तो चलते रहे। 2 दिनों तक घर का माहौल काफी बोझिल रहा। मेरा तो जाने का सारा उत्साह ही खत्म हो गया था क्योंकि माँ जी इतनी अकड़ रही थी। सारा काम खत्म कर रात को मैं अपनी पैकिंग करने लगी। कम से कम 15-20 दिनों के लिए आराम की जिंदगी गुजार सकूंगी। भैया, सपना भाभी, छोटी भतीजा सभी बहुत ध्यान रखते थे मेरा। जितने दिन रहती मेरे ही पसंद का खाना बनता था। भाभी बाजार जाती तो पूछती मुझे क्या चाहिए या नहीं चाहिए। साड़ी शॉल जिस भी चीज पर मुझे जरूरत हो मैं हाथ रख देती, मुझे जबरन दिलवा देती। पैसे भी नहीं लेती। मायके में माँ के बाद भैया भाभी ही तो रह जाएंगे जो मुझे पूरी इज्जत दे सकते थे। ससुराल के तनाव से कुछ दिनों के लिए राहत मिल जाती थी। 2 दिन की छुट्टी कर अमर मुझे लेकर लखनऊ पहुंचे। स्टेशन पर भैया गाड़ी लेकर पहले से ही हम दोनों का इंतजार कर रहे थे। भतीजा अभिषेक भी साथ था। कितना लंबा हो गया था, कितने दिनों बाद देख रही थी उसे। आधे घंटे में हम लोग आ गए थे। माँ और भाभी मेरे और अमर के स्वागत में लगी हुई थी। पूरा घर साफ सुथरा लग रहा था।
फ्रेश होकर हम सभी के साथ बैठकर नाश्ता किया। हमारी प्यारी ननंद रानी को आपने कितना कमजोर कर दिया है। भाभी ने अमर से मजाक करते हुए कहा, पूरे किचन की मालिक तो यही है, अब डाइटिंग करे तो क्या कर सकता है। हमें तो जो कुछ भी बनाकर दे देती है, शरीफ पत्नियों की तरह मैं चुपचाप खा लेता हूँ। अमर ने भी मजाक में जवाब दे दिया। सभी के ठहाकों से घर गूंज उठा। अमर के घर में ऐसा माहौल कहाँ मिलता है। हर घर सहम मासूमियत से गुजर जाता है और वहाँ का माहौल भी बिल्कुल शांत शांत रहता है। बाबूजी भी बहुत नाप तोल कर बोलते हैं। माँ जी के तेज तरार स्वभाव के कारण अक्सर घर में बिना बात के ही कलेश हो जाता था। अंजू और मंजू जरूर अपने कॉलेज के किस्से सुनाती तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाता। वे भी माँ के सामने कुछ नहीं सुनाती थी। पता नहीं कौन सी बात का वे क्या मतलब निकालने लगेगी। मेरे भतीजे अभिषेक के टेस्ट चल रहे थे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जा रहा था। अमर को सुबह भैया स्टेशन छोड़ने निकल गए। हमें भी रात को निकलना था। एक हफ्ता खूब मौज मस्ती से गुजार कर हम लोग लौट आए। भाभी ने जी खोल कर शिमला में शॉपिंग की। सभी के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आई थी। मैंने भी माँ जी और बाबूजी के लिए शॉल, अंजू और मंजू के लिए आर्टिफिशियल ईयर रिंग, आंसू और अमर के लिए भी उपहार लिए थे। अब पता नहीं कि सबको पसंद आएंगे या नहीं। ज्यादा कीमती गिफ्ट खरीदने की तो मेरी गुंजाइश भी नहीं थी। घूमने के बाद घर पहुंचकर थकान बहुत महसूस हो रही थी। हम सभी डिनर लेकर जल्दी ही सो गए। अगले दिन संडे था, इसलिए भैया भाभी अभिषेक देर तक सो रहे थे। मैंने और माँ के ने साथ बैठकर चाय पी। कल माँ से कोई बात भी नहीं हो पाई थी। थकान बहुत हो रही थी। माँ ने प्यार से अपने पास बैठाया, फिर कहने लगी, तेरी ससुराल में सब ठीक चल रहा है ना बेटा। अमर तेरा ध्यान तो रखते हैं ना। मेरे सिर पर हाथ रख कर वह बोल रही थी, तुझे से एक बात कहनी थी बेटी, बुरा मत मानना। इस टूर पर तुझे ले जाने का सपना का बिल्कुल भी मन नहीं था। दोनों ने खूब बहस हुई। कह रही थी कि शादी के बाद ऐसा चांस पड़ा है, हम अकेले ही जाएंगे कहीं। आपने बिना मुझसे पूछे दीदी का प्रोग्राम बना डाला। बेटी, मेरे कान में जब यह बात पड़ी तो मैंने तुझे बताना जरूरी समझा। यह तुम क्या कह रही हो माँ। मैं बहुत हैरान थी। भाभी ने तो हर समय मेरा बहुत ध्यान रखा। कहीं से भी नहीं लगा कि वे मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। बेटी, विजय को पता है कि तू कहीं घूमने नहीं जा पाती है। तेरी दोनों छोटी बहनें तो घूमने फिरने जाती ही रहती है। फिर अभिषेक भी नहीं जा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि उसी बजट में तेरा घूमना हो जाएगा। पर बहू को यह अच्छा नहीं लगा। तुझे बुरा तो लग रहा होगा, पर आगे से इस बात का ख्याल रखना। मैंने तुझे यह बात पहले नहीं बताई, वरना घूमने का तेरा सारा मूड ही चौपट हो जाता। माँ कह रही थी। माँ की बातें सुनकर आंखें बंद कर ली मैंने। मैं सोफे पर चुपचाप लेट गई। माँ मेरी मनोदशा समझती थी। मुझे अकेला छोड़ वे अपने दैनिक काम निपटाने में लग गई। मैं सोच रही थी कि यह दुनिया भी कितनी अजीब है। यहाँ हर इंसान एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाकर घूम रहा है। भाभी ने एक अच्छी भाभी का रोल बखूबी निभाया। अगर माँ ने नहीं बताया होता तो माँ ने सही समय देखकर मुझे सही राह दिखा दी, ताकि उनके ना रहने के बाद भी मेरा मायके में पूरा सम्मान बना रहे। भैया तो मेरे अपने हैं, पर भाभी तो और भी अच्छी है। उन्होंने इच्छा ना होते हुए भी पूरे टूर पर मुझे एहसास भी नहीं होने दिया कि वे मुझे टूर पर नहीं लाना चाहती थी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे अमर और उनके घर वालों से ये बात छिपानी होगी। कितनी मुसीबतों के बाद वहां से मैं निकल पाई हूँ, वरना ससुराल से निकलना तो इम्पॉसिबल था। पता होता तो मैं यह प्रोग्राम बनाती ही नहीं। अब जो हुआ सो हुआ। सब की तरह मुझे भी अपने चेहरे पर एक और चेहरा लगाना होगा। मुस्कुराता हंसता हुआ चेहरा, जो बयां कर सके कि मेरा यह सफर बहुत ही ज्यादा अच्छा और यादगार रहा है। अमर को भी मैं यही बताऊंगी कि ये दिन बहुत ही हंसी खुशी से गुजर गए हैं। आने मेरे भी चेहरे पर एक और चेहरा लग गया, मुखौटा, दिखावटी का मुखौटा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस तरह का मुखौटा हर किसी के जीवन में और हर किसी के पास ऊपरी मुखौटा है।
आपको यह स्टोरी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही फैमिली दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए